हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज थेरेपी की सीरीज़। इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं वर्किंग एड्स के बारे में। हमारा फिज़ियोथेरेपी में एक चैप्टर है। तो मैंने बेसिकली अपने ही नोट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है क्योंकि प्रैक्टिकल्स मेरे लिए अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपने ही नोट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि इसको पढ़ने के बाद में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वर्किंग एड्स क्या होता है जो हमें चलने में हेल्प करे। किसी भी वजह से हमारी चलने की एबिलिटी कम हो गई है या फिर ख़त्म हो गई है, तो उसको हमें इम्प्रूव करे, तो वो होता है वर्किंग एड्स। तो यहाँ पे क्या है, द अप्लायंस और डिवाइसेस विच आर यूज़फुल फॉर द मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी पर्पस ऑफ एन इंडिविजुअल हु कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली without any support called mobility or walking aids, useful for musculoskeletal and neuromuscular। मस्कुलोस्केलेटल के लिए भी यूज़ होता है, न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटीज़ के लिए भी यूज़ होता है। रिड्यूस्ड वेट बेयरिंग को रिड्यूस करता है। ये जो डिवाइसेस होती हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका यूज़ क्या-क्या होता है? पेन में का यूज़ होता है, जैसे कि पैरों में अगर दर्द है, मतलब सीवियर पेन है किसी पेशेंट को, तो वही वॉकिंग एड्स दे दिया। या मसल वीकनेस है, जहाँ जहाँ पे पेशेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है, फ्रैक्चर हो गया है, बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो गई है, जॉइंट डिसीज़ेज़, इंजरी, इन्फ्लेम लिम्ब, यहाँ सब लैक ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, इन सब केसेस में हम वॉकिंग एड्स देते हैं। टाइप्स ऑफ मोबिलिटी एड्स क्या-क्या होते हैं? पैरेलल बार्स, क्रचेस, केन्स, वॉकर्स, व्हील चेयर्स, ब्रेसेस, स्प्लिंट्स, ऑर्थोसिस, प्रोस्थोसिस। ऑर्थोसिस, प्रोस्थोसिस की बात हम बाद में करेंगे। इस वीडियो में हम इन पाँचों के बारे में बात करेंगे अभी के लिए। तो ये 5 बेसिकली ये हमारे बेसिक हैं। इन इन सब की नौबत बहुत बाद में आती है। मतलब ये हमारे बहुत बेसिक हैं। तो इनका हम बेसिक ऐसे बता देते हैं। ऑर्थोसिस वहाँ पर यूज़ होता है जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर मसल वीक हो गई है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर बोन वीक हो गई है, या फिर उसको सपोर्ट देना है, तो वहाँ पर ऑर्थोसिस देते हैं। और प्रोस्थोसिस वहाँ पर देते हैं जैसे कि कोई लिम्ब का मतलब एम्पुटेशन हो गया है, कोई लिम्ब अगर कट गया है, तो उसको अ, दो मतलब दूसरा डेवलप करने में उसको प्रोस्थोसिस बोलते हैं। ठीक है? अब इसका सिलेक्शन कैसे होता है? स्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पे डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब पे डिपेंड करता है। रिक्वायरमेंट और रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ रिलीफ फ्रॉम वेट बेरिंग से कितना रिलीफ हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है? अब बात करते हैं पैरेलल बार्स के बारे में। पैरेलल बार जो होते हैं वो हमारे पैरेलल बार जो होते हैं, दोनों साइड पे एक रॉड होती हैं, उसको और बीच में पेशेंट को चलने के लिए बोलते हैं। तो उसके सपोर्ट से क्या होता है कि पेशेंट को साइड साइड से सहारा भी मिल जाता है, और पेशेंट उसके उसके सहारे से अपना बीच में खड़े होने की हिम्मत भी जुटाता है। तो ये जो रफ डायग्राम बनाया है, इस तरह का डायग्राम आप अपने एग्जाम में भी बना सकते हैं। इसको देखते हैं कि क्या होता है ये। दीज आर रिजिड मेड ऑफ वुड और मेटल किसी का भी हो सकता है। सपोर्ट पेशेंट थ्रू द लेंथ ऑफ बार की लेंथ से सपोर्ट करता है। इनेबल द पेशेंट टू कंसंट्रेट ऑन लोअर लिम्ब। मतलब इनका जो जो बॉडी होती है हमारी, ऊपर से मतलब जो हाथ जो होते हैं, हाथ तो बार
मतलब बार जो होता है हाथ को सपोर्ट करेगा, लोअर लिम्ब को कंसंट्रेट करने में ज़्यादा हेल्प करेगा ये। अ फुल लेंथ मिरर इज़ प्लेस्ड एट वन फॉर द विजुअल प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन को मतलब अगर सामने मिरर होगा तो पेशेंट मिरर को देख करके अपने अपने आप को अच्छे से स्टेबल कर सकता है। कहीं पे भी आप अपने अपने आप को मिरर में देख करके मतलब विजुअलाइज़ करके अपने आप को अच्छे से खड़ा रख सकते हैं। हाइट ऑफ द बार शुड बी एट लेवल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। जो बार की जो हाइट होगी वो ग्रेटर ट्रोकेंटर के लेवल पे होगी। एल्बो शुड बी फ्लेक्स्ड बिटवीन 25 टू 30 डिग्री। 25 टू 30 डिग्री एल्बो फ्लेक्स्ड होनी चाहिए। हैंड शुड बी प्लेस्ड ऑन बार 6 इंचेस इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। हेल्प इन गेट ट्रेनिंग एंड पोस्चर करेक्शन एंड गेट ट्रेनिंग में हेल्प करता है। प्रोवाइड मैक्सिमल स्टेबिलिटी सपोर्ट एंड सेफ्टी। हेल्प पीपल टू रिगेन देयर स्ट्रेंथ बैलेंस एंड आरओएम इंडिपेंड और स्ट्रेंथ बैलेंस इन सब चीज़ों को उसको रिगेन करने में हेल्प करता है। ऑल्सो यूज टू कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस टास्क ओरिएंटेशन एक्सरसाइजेस फॉर द न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स। ठीक है, दीज मतलब इनके लिए अलग से टास्क ओरिएंटेशन मतलब अलग से किया जाता है, टास्क वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं इन पेशेंट्स को। The training typically begins at on parallel bars, then progress to crutches, walkers and canes. ठीक है, तो ये हो गई हमारी पैरेलल बार्स के बारे में बात। इनके नोट्स आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके जिस तरह से भी आप ले सकते हैं इनके नोट्स। अब बात करते हैं क्रचेस की। तो क्रचेस क्या होते हैं? क्रचेस जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, बैसाखी जिनको जिनको बोलते हैं, सभी ने देखा होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो ये क्या होते हैं? दीज आर डिवाइसेस विच आर यूज टू रिड्यूस वेट बेयरिंग ऑन वन और बोथ लेग्स एंड ऑल्सो गिव सपोर्ट वेयर बैलेंस इज इम्पेयर्ड एंड स्ट्रेंथ इज इनएडिक्वेट। तो एक पैर या दोनों पैरों को हम सपोर्ट देने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर क्रचेस शोल्डर। अब इसके लिए क्रचेस देने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं शोल्डर। तो हमारे जो अपर लिम्ब की जो शोल्डर अडक्टर मसल्स हैं ये होनी चाहिए, एल्बो और रिस्ट की एक्सटेंसर मसल्स होनी चाहिए। ये सारी मसल्स जो हैं ये सारी मजबूत होनी चाहिए, सारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी तो हम उसको ग्रिप अच्छे से कर पाएंगे। फिंगर की फ्लेक्सर मसल्स अच्छे से होनी चाहिए और गुड स्ट्रेंथ ऑफ अपर लिम्ब मसल इज रिक्वायर्ड। ये देखो आ गई वही बात, पर्पस फॉर ऑफ वर्किंग एड्स। इसके पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं इंक्रीज एरिया ऑफ सपोर्ट। और क्या क्या करेगा ये वॉकिंग एड्स, क्या क्या करेगा? बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ाएगा, एरिया ऑफ सपोर्ट बढ़ाएगा, वीक मसल्स को कंपनसेट करेगा, पेन को कम करेगा और बैलेंस को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या होंगे? मसल स्ट्रेंथ, करेक्ट सिलेक्शन ऑफ क्रचेस। क्रचेस भी कई तरह के होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, तो उनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। गुड सेंस ऑफ बैलेंस भी ज़रूरी है। पेशेंट को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमने क्रचेस दे दिए और पेशेंट को उसको यूज़ करना नहीं आता है तो गड़बड़ हो गई। तो इसके लिए पेशेंट का ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न ऑफ गेट एम्प्लॉयड, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रच वॉकिंग क्या क्या होता है।
गेट पैटर्न, मतलब गेट पैटर्न क्या होता है क्रचेस के लिए, क्रचेस के लिए गेट पैटर्न है ये। वो वाला गेट पैटर्न नहीं है, क्रचेस के लिए गेट पैटर्न है, नॉर्मल वाला गेट पैटर्न नहीं है ये। तो फुल वेट बेयरिंग होगा जिसमें हमारा लिम्ब, हमारे लिम्ब पे जो वेट बेयरिंग आएगा, पार्शियल वेट बेयरिंग होगा, नॉन वेट बेयरिंग होगा, टो टच वेट बेयरिंग होगा और वेट बेयरिंग एट टोलरेटेड, मतलब जितना टोलरेट हो पाएगा उतना टोलरेट। ये इतने तरह के हमारे वेट बेयरिंग, इतने तरह के क्रच वॉकिंग होती है। तो अब हम लोग देखेंगे क्रचेस के साथ में वॉकिंग पैटर्न कैसा होता है। तो इसमें आ जाता है 2 पॉइंट क्रच गेट, 3 पॉइंट क्रच गेट, 4 पॉइंट क्रच गेट और स्विंगिंग क्रच गेट। तो एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 पॉइंट क्रच गेट। 2 पॉइंट क्रच गेट में सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह से पेशेंट की पोज़ीशन क्या है। तो इसमें द पेशेंट इज स्टैंडिंग ऑन बोथ फीट विद अ क्रच अंडर ईच आर्म। ये क्रच है, डायग्राम मैंने रफ ही बनाया है सब जगह। ये क्रच है और ये पेशेंट के फीट हैं। पेशेंट ने अपना सारा प्रेशर दोनों फीट पे डाला हुआ है और क्रच उनके अंडर आर्म्स में है। तो अब सबसे पहले क्या होगा, राइट क्रच एंड लेफ्ट फुट साइमल्टेनियसली। राइट क्रच और लेफ्ट फुट ये हवा में है और ये राइट क्रच और लेफ्ट फुट जो होगा वो सबसे पहले आगे बढ़ाएगा और देन लेफ्ट क्रच और राइट फुट बढ़ाएगा। फिर इसी तरह से आ जाते हैं 3 पॉइंट क्रच गेट में। 3 पॉइंट क्रच गेट में भी सबसे पहले देखते हैं पेशेंट की पोजीशन क्या है। द पेशेंट इज स्टैंडिंग ऑन हिज राइट फुट विद अ क्रच अंडर ईच आर्म। द लेफ्ट फुट इज ऑफ द ग्राउंड। उसका लेफ्ट फुट जो है, यानी कि अफेक्टेड फुट जो है उसने अपना ऊपर कर रखा है और उसने अपना मतलब जो बॉडी वेट है उसने राइट फुट पे डाल रखा है और अपने क्रचेस पे बॉडी वेट डाल रखा है। तो क्रचेस पे और राइट फुट पे बॉडी वेट है और जो लेफ्ट फुट है वो ऑफ द ग्राउंड है। ठीक है, तो उसमें बोथ क्रचेस एंड द वीकर लिम्ब टुगेदर, दोनों क्रच बढ़ाएगा और अपना वीकर लिम्ब बढ़ाएगा, वीकर लिम्ब और दोनों क्रचेस बढ़ाएगा आगे और उसके बाद में अपना जो ठीक वाला पैर है वो आगे बढ़ाएगा। तो इसको 3 पॉइंट क्रच गेट बोलेंगे। इसी तरह से आएगा 4 पॉइंट क्रच गेट। 4 पॉइंट क्रच गेट में क्या होगा, राइट क्रच लेफ्ट फुट, लेफ्ट क्रच राइट फुट, यानी कि अपना राइट क्रच बढ़ाएगा और लेफ्ट फुट बढ़ाएगा। राइट क्रच के साथ में लेफ्ट फुट और लेफ्ट क्रच के साथ में राइट फुट, इस तरह से अलग-अलग बढ़ाएगा। ठीक है? और आ जाते हैं स्विंगिंग। स्विंगिंग क्रच गेट में, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, स्विंग टू क्रच गेट और स्विंग थ्रू गेट। ठीक है, तो पेशेंट इज इन स्टेबल पोजीशन। स्विंग टू क्रच गेट में क्या होगा, बोथ क्रचेस लिफ्ट एंड स्विंग द बॉडी टू क्रच, मतलब सबसे पहले क्रचेस को सबसे पहले आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बाद में जो बॉडी होगी बॉडी को उठा करके आगे बढ़ाया जाएगा। और स्विंग थ्रू गेट में बोथ क्रचेस लिफ्ट और स्विंग द बॉडी बियॉन्ड द क्रच, मतलब उसके क्रचेस के बियॉन्ड लेकर के जाएंगे अपनी बॉडी को। तो ये हो गया हमारा वॉकिंग पैटर्न, गेट पैटर्न क्रचेस के साथ में। अब आ जाएंगे हम टाइप्स ऑफ क्रचेस पे। तो 3 तरह के क्रचेस होते हैं, एक्सिलरी क्रच, अंडर आर्म क्रचेस, इसको बोलते हैं एक्सिलरी क्रचेस को, और दूसरा हो जाएगा एल्बो क्रचेस और तीसरा हो जाएगा फोर आर्म सपोर्ट क्रचेस, जिसको गटर क्रचेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सिलरी क्रचेस। एक्सिलरी क्रचेस हमारा इस तरह का दिखता है, इसमें एक्सिलरी बार होता है, हैंड ग्रिप होती है और अब अपराइट
मतलब ये इस तरह से अपराइट होगा, और लेंथ एडजस्टेबल, मतलब ये इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और रबर रबर की ट्यूब होगी, मतलब रबर की टिप होगी यहाँ पर, मतलब नीचे नीचे के साइड में इसको, ये एक्सिलरी क्रच है। ये एक्सिलरी क्रच हो गया, ऑल्सो नोन एज अंडर आर्म क्रचेस एंड स्टैंडर्ड क्रचेस। ठीक, प्रोवाइड सपोर्ट फ्रॉम एक्सिला टू द फ्लोर। क्या इसमें, इस पूरे पैराग्राफ में यही है पूरा, द स्टैंडर्ड एडजस्टेबल अडल्ट साइज जो होगा 48 टू 60 इंचेस होगा इसका। एक्सिलरी क्रचेस अलाउ ट्रांसफर ऑफ अराउंड 80% ऑफ बॉडी वेट थ्रू द एक्सिला टू द फ्लोर। इट इम्प्रूव बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। लिमिटेशंस क्या होगी, इट अलाउ लिमिटेड फ्रीडम टू अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज मतलब लिमिटेड हो जाती है, ऊपर मतलब हमारे अपर लिम्स जो होते हैं वो फ्री नहीं रह पाते हैं, क्योंकि फिर हमारे क्रचेस को पकड़ते हैं तो उतना फ्री हाथ नहीं रह पाते हैं। देयर इज मतलब फिर जो होगा रेडियल नर्व को प्रेशर जाता है, यही सब होता है। और फिर आ जाते हैं इसकी इंडिकेशंस पे, टू प्रोवाइड वेट बियरिंग एम्बुलेशन सपोर्ट टू पर्सन विद टेम्पररली restricted ambulatory status, acute short term injury, fracture of lower limb fracture में दिया जाता है मोस्टली इसको। मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्सिलरी क्रचेस। मेजरमेंट कैसा लेते हैं, इन लाइंग पोजीशन में विथ शूज ऑफ में कैसे लेंगे, मेजर फ्रॉम एपेक्स टू एक्सिला टू मीडियल मेलियोलस से इसको मेजर करेंगे। विथ शूज ऑन, मेजर फ्रॉम 5 सेंटीमीटर बिलो एपेक्स ऑफ एक्सिला टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द हील ऑफ शूज। Measurement from axillary pad to hand piece with elbow 20 degrees flex. Measure the distance from 5 centimeter below the apex of axilla to the ulnar styloid process. In standing position में measure from 2 inches below the axilla to a 0.6 inches anterior and 2 inches lateral to the fifth toe. The location of hand piece should be at the level of wrist crease when the elbow in 20 to 30 degrees flex and wrist is extended so that the patient should be able to raise the body by 1 to 2 inches while performing the elbow extension। ठीक है, ये हो गया मेजरमेंट जो एक्सिलरी क्रचेस का। अब आ जाते हैं फोर आर्म क्रचेस पे। फोर आर्म क्रचेस कुछ इस तरह से दिख रही होती है, यहाँ पर फोर आर्म कफ होगा और इसकी हैंड ग्रिप होगी, मतलब सिंगल इसकी ये सिंगल शाफ्ट पे बना होता है, रबर फेरूल होती है यहाँ पे। ठीक है, इसको लॉक स्ट्रैंड एल्बो और कैनेडियन क्रचेस भी कहते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट फ्रॉम फोर आर्म टू फ्लोर। फोर आर्म से ये फ्लोर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द फोर आर्म पीस बेंड फॉरवर्ड एंड एक्सटेंड टू 1 to 1.5 inches below the elbow. Both hand grip and forearm piece are adjustable in length. यही सब लिखा हुआ है। 29 to 35 इंचेस इसकी लेंथ होती है और 40 to 50% इसका बॉडी वेट बियर करता है। लिमिटेशंस क्या क्या होती है, प्रोवाइड लेस लेटरल सपोर्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिलीज फोर आर्म कफ, नॉट आइडियल फॉर जीरियाट्रिक पेशेंट के लिए आइडियल नहीं होता है उतना ज़्यादा। इंडिकेशंस क्या होते हैं, कॉमनली यूज्ड फॉर पेशेंट रिक्वायरिंग बायलैटरल अपर लिम्ब सपोर्ट विद ओकेजनल वेट बेयरिंग।
मेजरमेंट क्या कैसे होगा? इन लाइन पोजीशन विथ शूज ऑन, elbow is flexed to 15 degree, measure the distance between the ulnar, styloid process to a point 20 centimeter lateral to the heel of the shoes. In standing, the location of handpiece can be measured by placing the crutches to 2 inches lateral and 6 inches anterior to the fifth toe. The handpiece height should be at the level of ulnar styloid process when the elbow is 20 to 30 degree flexed and wrist is extended. Measurement of forearm cuff should be at proximal third of forearm, it means 1 to 1.5 centimeter below the elbow crease. ये हो गया forearm crutches के बारे में उसका measurement. अब आ जाते हैं forearm support crutches के बारे में. इसको गटर्न क्रचेस भी कहते हैं और एडजस्टेबल आर्थराइटिक क्रचेस भी कहते हैं. कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल एडजस्टेबल एल्यूमिनियम, जो इस तरह मतलब कुछ इस तरह का दिख रहा होता है ये. forearm support crutches. Also, in these crutches, patient body weight is इसमें क्या क्या होता है? पेडल गटर होता है, फोरआर्म सपोर्ट होता है और वेक्रो स्ट्रैप होता है. ठीक है. और इन दिस क्रचेस पेशेंट बॉडी वेट इज borne mostly by forearm instead by the hand. इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं? पेशेंट हु आर ऑन वेट बेयरिंग, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस. और मेजरमेंट कैसे होगा इनका? इन लाइन पोजीशन विद शूज ऑन, डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ फ्लेक्स्ड elbow to the point 20 centimeter lateral to the heel of the shoes. In standing, the distance from forearm to 0.2 inches lateral and 6 inches anterior to the fifth toe when the elbow in 90 degree flexed. ये हो गया हमारा फोरआर्म क्रचेस के बारे में, ये सारा हो गया. अब आ जाते हैं केन्स के बारे में. केन्स बेसिकली स्टिक्स होती हैं, छड़ी. तो मोस्टली जीरियाट्रिक्स पेशेंट्स यानी बूढ़े लोगों को एडवाइस की जाती हैं. केन्स आर एम्बुलेटरी असिस्टिव डिवाइसेस यूज्ड फॉर improving postural stability for the people with moderate mobility impairments, typically used when minimal stability is needed. Generally called walking sticks, made up of wood, metal or aluminum. वुड, मेटल और एल्यूमिनियम की बनी होती हैं. टाइप्स ऑफ केन्स क्या क्या टाइप्स होते हैं? स्टैंडर्ड केन्स, स्टैंडर्ड एडजस्टेबल केन्स, स्टैंडर्ड एडजस्टेबल ऑफसेट केन्स, ट्राइपॉड केन, क्वाड्रीपॉड्स केन्स. पार्ट्स ऑफ केन्स, पार्ट्स में क्या क्या होता है? हैंड ग्रिप्स होते हैं, एडजस्टेबल क्लिप्स होती हैं, रबर फेरूल होती है. तो स्टैंडर्ड केन्स में होती हैं. देखो मैंने रफ डायग्राम बनाया हुआ है. आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा आर्ट का शौक है तो आप मतलब बुक से बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, बट मैंने रफ डायग्राम बनाया है और ऐसे ही एग्ज़ाम में भी बनाया है. तो स्टैंडर्ड केन कैसा होता है? मेड अप ऑफ वुड और wood, metal or aluminum. It has curved or half circle handpiece made according to patient height, recommended for elderly patients. Standard adjustable cane के बारे में, similar to standard cane but has adjustable clips. ये adjustable clips होती हैं यहाँ पे.
यहाँ पे एडजस्टेबल क्लिप्स होती हैं इसमें। अब बात करें स्टैंडर्ड एडजस्टेबल ऑफसेट केन्स के बारे में, तो कुछ इस तरह का दिखता है ये, इस तरह का। Upper half of the cane is offset anteriorly so that the log falls on the cane, and it gives a stability. It may be available in a standard and adjustable canes. The handpiece comes up to greater trochanter level. अब जाते हैं क्वाड्रीपॉड और ट्राइपॉड के बारे में। ट्राइपॉड में 3 पैर होंगे और क्वाड्रीपॉड में 4 पैर होंगे, मतलब इसी तरह से याद रखना है आपको। It has the 4 or 3 legs with the rubber tip, and it gives the broader base because of the base of support will be more available in offset and also in standard models। अब देखो इसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सीढ़ियों पे थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम करता है, और वहाँ पे भी है जहाँ पे एरिया कम है। Give more stability than the other variety. This is more useful for neurological cases like neurological cases like hemiplegia and in some lower limb injuries. Height adjustable screws are also available. It is difficultly carry on the stairs if the base is broader। वही जो अभी मैंने बताया। तो ये हो गया केन्स के बारे में। अब बात करते हैं वॉकर्स के बारे में। इनके बारे में मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स ही बनाए हैं। सिर्फ क्रचेस के बारे में ही थोड़ा सा लॉन्ग है, क्योंकि क्रचेस थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है, उनका मेजरमेंट वगैरह, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। बाकी ये सब तो मतलब आप खुद से भी लिख सकते हैं, इतना है। वॉकर्स के बारे में अगर बात करें, यूजफुल इन नॉन वेट बेयरिंग पेशेंट, वेट बेयरिंग and full weight bearing. It gives more stability as it has broader base. Since the center of gravity falls within base of support, it gives anterior as well as lateral stability. The walker is having 2 anterior and 2 lateral bars. The horizontal bar connects all the vertical bars in the 3 sides and one side is kept on। अब देखो ये क्या होगा, इस तरह से वॉकर होगा, मतलब तीन साइड इसकी ऑक्यूपाइड होंगी और एक साइड पे पेशेंट होगा, और इस तरह से वॉकर बेसिकली वही होता है जो बचपन में सबने चलाया होता है। बचपन वाला कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे हम लोगों ने चलाया होता है चारों तरफ से, कुछ इस तरह का होता है। तो टाइप्स ऑफ वॉकर्स: रिजिड वॉकिंग फ्रेम, foldable walkers, gutter walkers, reciprocal walkers, rollator। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, लाइट एंड एडजस्टेबल होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिफिकल्टी टू यूज ऑन स्टेयर्स होता है, डिफिकल्टी थ्रू डोर स्टेप एंड एंट्रेंस। इनके बारे में डिटेल्स नहीं है, जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट नोट्स ही हैं ये, तो शॉर्ट नोट्स में आप लिख सकते हैं। व्हील चेयर के बारे में है, one of the variety and mobility aids, the patient who has both the lower limbs not functioning or partially functioning has to be recommended for the wheelchair. It may be modified depending on the condition of the patient. It gives 100% stability to the patient. Normally wheelchairs are recommended for the paraplegic, quadriplegic, muscle dystrophy, spinal cord injuries, and fracture conditions। Provides physical as well as mental support। पार्ट्स ऑफ व्हील चेयर्स क्या क्या होते हैं? व्हील्स होते हैं, टायर्स होती है, व्हील लॉक्स होते हैं, और कैस्टर्स होते हैं, हैंड रिम, फुट रेस्ट, टिल्ट बार, सीट एंड बैक रेस्ट। टाइप्स ऑफ व्हील चेयर क्या होगा? रिजिड, फोल्डेबल, वन आर्म ड्राइवन,
व्हीलचेयर, पावर्ड व्हीलचेयर। अब इनकी डिटेल्स, अगर इनकी भी डिटेल्स चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वैसे इनकी डिटेल्स की तो ज़रूरत नहीं ही पड़ती है, बट अगर फिर भी आपको इसकी व्हीलचेयर और वॉकर्स इन सब की डिटेल्स चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ एक बार बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।